उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। संविधान की परिभाषा, समाज में संविधान की भूमिका का वर्णन करने में, ये व्याख्या करने में कि संविधान समाज में सत्ता के आवंटन को कैसे नियंत्रित करता है। जिस प्रकार से संविधान भारत का बना था, उसकी चर्चा करने में। संविधान और इसके कार्य। संविधान संविधान को मूलभूत नियमों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके अनुसार किसी राज्य या अन्य संगठन को विनियमित किया या उसका पर्यवेक्षण किया जाता है। ये सिद्धांत मिलकर संविधान का निर्माण करते हैं। जब इन सिद्धांतों को एक दस्तावेज या कानूनी दस्तावेजों के सेट में लिखा जाता है, तो उन दस्तावेजों को लिखित संविधान कहा जाता है। संविधान देश भूमि का मूलभूत कानून होता है, जो सत्ता, नागरिकों के अधिकार, सरकार और लोगों के बीच संबंध और सरकार की संरचना से संबंधित होता है। ये लिखित या अलिखित हो सकता है। संविधान सर्वोच्च कानून है, जिसे अनिवार्य रूप से माना जाना चाहिए और उसका पालन किया जाना चाहिए। संविधान के कार्य। संविधान मूलभूत नियमों का एक सेट प्रदान करता है, जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम संभव पारस्परिक क्रिया की अनुमति देता है। ये समाज में शक्ति का आधारभूत वितरण निर्धारित करता है और कानून के निर्माताओं को नेतृत्व शक्ति देता है। ये मूलभूत नियम भी निर्धारित करता है, जिसके आधार पर कोई राज्य काम करता है। ये इंगित करता है कि समाज में निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है, और ये भी चुनता है कि प्रशासन कैसे गठित किया जाएगा। संविधान सरकार को समाज की इच्छाओं को पूरा करने और न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्शों को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। इस कारण से ये सरकार पर इस विषय में कुछ प्रतिबंध लगाता है कि ये अपने नागरिकों पर कौन से अधिरोपण लागू कर सकती है। ये प्रतिबंध मूलभूत हैं, जिसका अर्थ है कि सरकार उन्हें कभी नहीं बदल सकती है। उदाहरण के लिए, देश के नागरिकों को प्रदान किए गए कुछ मूल अधिकार हैं, जिन्हें सरकार कभी नहीं बदल सकती है। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? संविधान की आवश्यकता नीचे सूचीबद्ध विभिन्न कारणों के लिए है। मूलभूत कानून द्वारा सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए, व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित करने के लिए, कानून के नियम के दिशा निर्देशों का निर्माण करने के लिए, राजनीतिक आंदोलन से राज्य को बचाने के लिए, राज्य की संप्रभु शक्ति की गतिविधियों को दर्शाने के लिए, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के आवेगों को सीमित करने के लिए। व्यक्ति की मौलिक पहचान। संविधान व्यक्ति की मूलभूत पहचान है। लोग केवल आधारभूत संविधान की सहायता से एक समूह के रूप में अस्तित्व में आते हैं, क्योंकि ये एक कानूनी सीमा निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है और नहीं कर सकता है। संविधान के सिद्धांत वो मुख्य रूपरेखा हैं जिसमें कोई व्यक्ति व्यक्तिगत इच्छाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं को पूरा करने का प्रयास करता है।
ये उन मूलभूत गुणों को परिभाषित करता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं। इसलिए संविधान व्यक्ति को नैतिक पहचान भी देता है। प्रभावी संविधान के लिए प्रमुख कारक। प्रचलन में लाने का तरीका। प्रचलन में लाने का तरीका बताता है कि संविधान कैसे तैयार किया जाता है, इसे कौन बनाता है और इसके रचनाकारों को कितनी शक्ति दी जाती है। ये संविधान को अनुमोदन प्रदान करने वाले व्यक्तियों का कर्तव्य है कि ये विकास हेतु अपने वादे के निर्धारण में हमारी सहायता करे। संविधान के मौलिक प्रावधान। सफल संविधान में समाज के सभी सदस्यों की प्रस्तुति होती है और वो सभी वर्गों के बीच सद्भाव लाता है। संतुलित संस्थागत डिजाइन। निश्चित मूल्यों, प्रक्रियाओं और मानदंडों के बीच यही संतुलन बनाए रखना संविधान की जिम्मेदारी है और साथ ही ये बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के प्रति संशोधित होने के लिए अपने परिचालनों में अनुकूलता की अनुमति देता है। संविधान का प्रावधान। संविधान का अर्थ देश का सर्वोच्च कानून है। अन्य सभी कानून संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बनाए गए हैं। इसमें अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग और प्रस्तावना शामिल हैं। संविधान द्वारा अपनी प्रजा अर्थात यानी नागरिकों और व्यक्तियों के लिए जो कुछ भी उपलब्ध कराया जाता है उसे इसके प्रावधानों के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर इसके अनुच्छेद प्रावधान के रूप में संदर्भित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। संवैधानिक प्रावधान एक कानून है जो स्वयं संविधान में लिखा गया है और ये नियम या संविधि से नहीं आया है। ये राजनीति के आधारभूत अधिकार, कर्तव्यों और संरचना को स्थापित करता है। संविधान में दी गई संशोधन प्रक्रिया के माध्यम के अतिरिक्त इन प्रावधानों को आसानी से बदला नहीं जा सकता है। संतुलित संस्थागत अभिकल्पना। संविधान की अभिकल्पना निर्मित करने के लिए संतुलित संस्थागत अभिकल्पना आवश्यक है, क्योंकि ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक संस्था सत्ता का स्वामित्व प्राप्त न करे। संविधान को आधिकारिक रूप से विशिष्ट गुणों, मानदंडों और विधियों के बीच सही सामंजस्य से युक्त होना ही चाहिए और इस बीच बदलती जरूरतों और परिस्थितियों को समायोजित करने के लिए अपने कार्यों में पर्याप्त अनुकूलनीयता सक्षम करनी चाहिए। कठोर संविधान संभवतः प्रगति के भारी भरकम भार को झेल नहीं सकता, जबकि अत्यधिक अनुकूलनीय और लचीला संविधान अपने लोगों को कोई सुरक्षा, स्थिरता या पहचान नहीं देगा। भारतीय संविधान का निर्माण। भारत के संविधान का प्रारूप संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, जिसे विभाजन से पहले संयुक्त भारत के लिए चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी और 14 अगस्त 1957 विभाजित भारत के लिए इस सभा का पुनर्वितरण किया गया था। 1935 में स्थापित अस्थायी विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। इसका संगठन कैबिनेट मिशन के रूप में जानी जाने वाली
ब्रिटिश कैबिनेट की समिति द्वारा सुझाई गई योजना के अनुसार किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक रियासत और प्रांत या राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गईं, लगभग 1/10 लाख के अनुपात में। प्रत्येक प्रांत में सीटों को 3 मुख्य समुदायों, सिखों, सामान्य और मुस्लिमों के बीच उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में वितरित किया गया था। अंतिम विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की विधि द्वारा अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को चुना। रियासतों के प्रतिनिधियों के मामले में चयन की विधि परामर्श द्वारा निर्धारित की गई थी। संविधान सभा का संगठन। संविधान सभा संगठन 3 जून 1947 की योजना के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ और इसके बाद जो सदस्य पाकिस्तान के अंतर्गत आ गए क्षेत्र से चुने गए थे, उनको अब संविधान सभा का सदस्य नहीं माना गया। सभा में सदस्यों की संख्या को घटाकर 299 कर दिया गया, जिनमें से 26 नवंबर 1949 को संविधान पर वास्तव में हस्ताक्षर करने और घोषित करने के लिए 284 सदस्य उपस्थित थे। विभाजन के बाद सभा में 82% सीटें लेकर सभा पर कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। विचार विमर्श का सिद्धांत। सदस्यों द्वारा संविधान सभा के समक्ष विचार विमर्श में लाए गए संविधान और मूल्यों को सुसंरचित करने के लिए संविधान सभा को अपनाया गया। प्रत्येक सदस्य ने पूरे देश के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान पर विचार विमर्श किया। हालांकि सदस्यों के बीच वैध सैद्धांतिक मतभेद थे, लेकिन आधुनिक राज्य की नींव का निर्माण करने वाले लगभग हर मुद्दे पर अत्यंत परिष्कृत चर्चा की गई थी। सभा के सदस्यों ने अपना मुख्य ध्यान चर्चा और उचित तर्क वितर्कों पर लगाया था। प्रक्रियाएं। विधानसभा की सामान्य प्रक्रियाओं में सार्वजनिक प्रयोजन के महत्व को उजागर किया गया था। संविधान सभा का गठन विभिन्न विषयों के आधार पर बनी 8 प्रमुख समितियों को मिलाकर किया गया था। इन समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और B.R. अम्बेडकर द्वारा की गई थी। प्रत्येक समिति का कार्य संविधान के विशिष्ट प्रावधानों का प्रारूप तैयार करना था, जिसे बाद में सभा की बैठक के दौरान बहस के विषय के रूप में लिया गया था। यदि संविधान द्वारा संरक्षित मूलभूत सिद्धांतों पर एकता की नींव नहीं होती, तो भारत की संविधान सभा जैसी पारस्परिक भिन्नताओं से भरी सभा काम नहीं कर पाई होती। 2 वर्ष और 11 महीने में 166 दिन सभा की बैठकों का आयोजन किया गया था। इसके सभी सत्र प्रेस और जनता के लिए खुले थे। राष्ट्रवादी आंदोलन की विरासत। राष्ट्रवादी आंदोलन से विरासत में प्राप्त सिद्धांतों को संविधान सभा के द्वारा ठोस रूप और आकार दिया गया था। 1946 में पारित उद्देश्य संकल्प ने संविधान सभा की विशेषताओं का चरित्र चित्रण किया। भारत के संविधान ने नागरिकों को स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता, संप्रभुता और निर्विवाद पहचान की मूलभूत प्रतिबद्धताओं के लिए
संस्थागत अभिव्यक्ति प्रदान की। उद्देश्य, संकल्प के मुख्य बिंदु। संविधान सभा की पहली बैठक के दौरान 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प पारित किया गया था। ये सबसे अहम संकल्प है जिसने स्वतंत्र भारत के संविधान के प्रारूप के आदर्शों को रेखांकित किया और वो रूपरेखा प्रदान की जिसके अनुसार संविधान के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना था। इसमें कुछ मौलिक सिद्धांतों का दर्शन समाविष्ट था, जैसे भारत एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र राज्य होना चाहिए। इसमें संघवाद के आधारभूत सिद्धांत भी निहित होने चाहिए। भारत के लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघों का निर्माण करने की स्वतंत्रता, पूजा पद्धति की स्वतंत्रता, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं, विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास और व्यवसाय और कानून व सार्वजनिक नैतिकता आदि के अधीन कार्रवाई जैसी मूल स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा देश जहां अल्पसंख्यक, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। विश्व में सही और सम्मानित स्थान प्राप्त करने और मानव जाति की विश्व शांति और कल्याण को बढ़ावा देने हेतु योगदान देने के लिए देश के क्षेत्रीय सद्भाव और समुद्र, भूमि और वायु पर इसके सर्वोच्च अधिकारों को कानून और न्याय के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए। भारतीयों के सभी नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय की गारंटी और सुरक्षा, अवसरों और कानून के समक्ष समानता प्रदान की जानी चाहिए और सभी नागरिकों से बिना किसी भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाना चाहिए। संस्थागत व्यवस्था। लोकतांत्रिक सरकार का मूल नियम लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए, जिससे वे संसदीय रूप और संघीय व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। सत्ता का अंगीकरण प्रशासनिक शक्तियों को विधायिका और कार्यपालिका के बीच परिचालित करेगा और दूसरी ओर वे राज्यों और केंद्र सरकार के बीच परिचालित होंगी। संविधान ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच सटीक संतुलन विकसित करने की भी मांग की। विभिन्न राष्ट्रों के संविधानों से संविधान की कई व्यवस्थाएं इस आधार पर प्राप्त की गईं कि वे भारत में विद्यमान स्थितियों के अनुकूल हैं। कई देशों में गैर कार्यात्मक संविधानों के कारण हैं। वे मुख्य रूप से सैन्य नेताओं द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें सरकार के कार्य के बारे में कम से कम ज्ञान था। वे उन नेताओं द्वारा चलाए जाते थे जो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थे और उनमें लोगों को अपने साथ ले चलने की क्षमता भी नहीं थी, जिसके कारण लोगों की समस्याओं से सरकार के संबंध बने नहीं रह पाए। अलग अलग देशों के संविधान से अपनाए गए प्रावधान। कनाडाई संविधान। कनाडा ने भारत के समान मजबूत केंद्र के साथ सरकार का संघीय रूप अपनाया है। इसके अलावा कनाडा में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होता है और सरकार की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाती हैं।
फ्रांसीसी संविधान स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत फ्रांस के संविधान से उधार लिए गए हैं। आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड ने स्पेन से राज्य की नीति के निर्देश तत्वों की अवधारणा उधार ली और भारत ने उसे आयरलैंड से उधार लिया। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड के समान है। ब्रिटिश संविधान। राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र प्रमुख हैं और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी यही मामला है। इसमें मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली भी है, जो बदले में प्रधानमंत्री की स्थिति की अनुमति देती है। शासन की शैली के संदर्भ में भारत में सरकार का संसदीय रूप है, जिसमें विधि निर्माण के 2 सदन हैं, जिसे द्विपक्षीय संसद के रूप में भी जाना जाता है। इस रूप के अंतर्गत संसद का निचला सदन ऊपरी सदन से अधिक शक्तिशाली है। संयुक्त राज्य संविधान। भारत में एक लिखित संविधान है जो अमेरिका से उधार लिया गया विचार है। ये राष्ट्र के कार्यकारी प्रमुख की व्यवस्था की भी अनुमति देता है, जिसे राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है या होती है। इसके अतिरिक्त अमेरिकी मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय एवं सरकार की अन्य अंगों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता का भी प्रावधान करता है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। संविधान मूलभूत सिद्धांतों का एक समुच्चय है, जिसके अनुसार कोई राज्य या अन्य संगठन प्रशासित होता है। ये नियम मिलकर संविधान का निर्माण करते हैं। संविधान मूलभूत नियमों का एक समुच्चय प्रदान करता है, जो समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम संभव समन्वय की अनुमति देते हैं। संविधान लोगों की मूलभूत पहचान व्यक्त करता है। सामूहिक इकाई के रूप में लोगों का गठन केवल मूलभूत संविधान के माध्यम से होता है। संवैधानिक मानदंड ऐसे अतिव्यापी ढांचे हैं जिनमें व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं को पूरा करने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था, जिसे अविभाजित भारत के लिए चुना गया था।